कुछ इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, कॉन्जुगेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। ये 4 इफेक्ट हैं जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट इफेक्ट के बारे में बात करेंगे जो होगा रेजोनेंस एंड मीजोमेरिज्म। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स के बारे में बात करेंगे कि रेजोनेंस क्या है और मीजोमेरिज्म क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। इफेक्ट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ टर्म्स के बारे में बात करेंगे और इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे और रूल्स के बारे में बात करेंगे, इनके क्या रूल्स है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिस किसी ने भी अभी तक वो पीछे के इफेक्ट है नहीं किए हैं तो पहले जाके उन इफेक्ट को देख सकते हैं। उन सबकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे रेजोनेंस एंड मीजोमेरिज्म। देखो, सबसे पहले हम बात करें कि रेजोनेंस क्या है। कोई मॉलिक्यूल हमारे पास, कोई भी एक मॉलिक्यूल है जिसको हम एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी होगी या फिर कोई भी उसके फीचर्स होंगे, उसको हम एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, यानी कि वहां पे उस मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होंगे। एक से ज्यादा जो स्ट्रक्चर होंगे उनको हम कहेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर और उन्हीं को हम कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी कि कोई मॉलिक्यूल है उसको हम उसके एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो उसमें क्या होंगे, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होंगे। तो उन एक से ज्यादा जो स्ट्रक्चर है उनका नाम होगा, उन्हें ही हम कहेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो एग्जांपल से बात कर लेते हैं। बेंजीन है, ये एक मॉलिक्यूल है, सबको पता है बेंजीन C6H6 रिंग की फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे देखो आप लोग क्या हो रहा है, और मेन बात देखी जाए कि रेजोनेंस है क्या। रेजोनेंस का मतलब होगा पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर डीलोकलाइज होंगे मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। कंप्लीट मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन का या फिर लोन पेयर का, वो होता है रेजोनेंस। अब यहाँ पे बेंजीन है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड यहाँ गया, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ पे देखो अब पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन लेके आ गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे है C1 और ये है C2, यहाँ पे ये है C1 और C2। C1 एंड C2 में देखो, C1 एंड C2 में यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। जो सेकेंड स्ट्रक्चर हमारी है वहां पे C1 एंड C2 के बीच में जो बॉन्ड है वो है डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर फर्स्ट, और ये होगी लेविस डॉट स्ट्रक्चर सेकेंड, और इन्हें हम क्या कहेंगे, ये क्या होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, ये होंगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इन्हें ही हम कहेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर। सारी टर्म एक बात है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह लो, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कह लो, या फिर कहेंगे है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो कोई मॉलिक्यूल जिसे हम एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, यानी कि उसकी एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, उनसे हम उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो बेंजीन, बेंजीन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रक्चर से हम बेंजीन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, ये जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इनसे मिलके जो हमें फाइनल में एक और स्ट्रक्चर मिलेगी, इन दोनों स्ट्रक्चर से मिलके हमें फाइनल जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो होगी ये, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, और जो ये डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल में है। और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर क्या है, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वही बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर है, और सबसे ज्यादा स्टेबल भी यही वाली स्ट्रक्चर होगी। क्लियर हो गया पॉइंट है, यानी कि रेजोनेंस का मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। क्लियर। और एक कोई भी एक मॉलिक्यूल है उसकी हम एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर
पाएंगे, यानी कि वहां पे एक से ज्यादा लेवल स्टोर स्ट्रक्चर होंगे, जिससे हम उस मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर पाएंगे और उन स्ट्रक्चर को हम कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जितने भी हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, दो या दो से ज्यादा, उनसे मिलके हमें फाइनल में एक नई स्ट्रक्चर मिलेगी जो होगी हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो होती है एक्चुअल स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल भी हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगी। तो ये था रेजोनेंस। अब हम बात करें कि मेसोमेरिज्म क्या होगा। मेसोमेरिज्म क्या होगा? तो मेसोमेरिज्म में होगा कि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होंगे उनका इफेक्ट रेजोनेंस के कारण क्या होगा? जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के साथ कोई भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है, उसका रेजोनेंस के कारण क्या इफेक्ट होगा? वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो क्या इफेक्ट होगा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का, ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू। तो वो होता है मेसोमेरिज्म। तो देखो रेजोनेंस का हमने बताया बेंजीन के थ्रू, मेसोमेरिज्म को बता दे एक बार। जैसे हमारे पास है दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यहाँ पे लगा है कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्या लगा है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अभी देखो, अभी हम रेजोनेंस में हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे रेजोनेंस में। मेसोमेरिज्म में हम इफेक्ट के बारे में बात करेंगे कि रेजोनेंस के कारण जो यहाँ पे सिस्टम है और सिस्टम में लगा जो ग्रुप है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सिस्टम को या फिर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो क्या होगा, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वहां पे प्लस m होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो वहां पे माइनस m इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, और मेसोमेरिज्म में हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा होगा जो उसके इफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या इफेक्ट शो करेगा, कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? एक आधे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लें हम, जैसे O3 नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये प्लस और माइनस क्यों लगाया है? एक ऑक्सीजन पे प्लस है, एक पे माइनस है। माइनस यानी कि वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मोर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव यानी कि लेस देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यदि हम बात करें क्या हम सिर्फ इस स्ट्रक्चर से O3 नेगेटिव को एक्सप्लेन कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, अभी हमने क्या कहा रेजोनेंस में कि पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर का क्या हो, डीलोकेलाइजेशन हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन होगा, और हमें स्ट्रक्चर मिलेगी ये वाली, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड हमने पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू इलेक्ट्रॉन कहा है ऑक्सीजन पे, यहाँ पे क्या आया नेगेटिव चार्ज। तो ये है फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये है सेकंड स्ट्रक्चर। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर है ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये दोनों है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जो हमें फाइनल स्ट्रक्चर मिलेगी वो होगी ये वाली स्ट्रक्चर, यही होगी, और इसका नाम होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और एक्चुअल स्ट्रक्चर हमारी क्या होगी, यही वाली होगी, और सबसे ज्यादा स्टेबल भी यही वाली स्ट्रक्चर होगी हमारी, ठीक है यहाँ तक सबको। और जो ये हमारी स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकंड है, इन्हें हम रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर भी कह सकते हैं, लेवल स्टोर स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, कुछ भी इन्हें नाम दे सकते हैं इसमें से। तो ये रेजोनेंस दिखाया, O3 नेगेटिव को भी हम एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, एक से ज्यादा यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करें NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, नाइट्रोजन O नेगेटिव, यहाँ पे क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे बात करें NO2 नेगेटिव, तो क्या हम इसे एक ही स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये हमारी एक स्ट्रक्चर है, नाम दिया फर्स्ट स्ट्रक्चर।
नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ पे देगा और पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे, तो हमें मिलेगी NO नेगेटिव और यहाँ पे होगा ये, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे ये सेकंड स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखो, ये मान लीजिए 1 है ऑक्सीजन, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फर्स्ट है, इन दोनों के बीच में आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फर्स्ट है, इधर आपको देखने को मिलेगा सिंगल बॉन्ड। यानी कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है मॉलिक्यूल के अंदर। तो इससे हमें जो एक्चुअल स्ट्रक्चर मिलेगी वो होगी ये डॉट है, ये पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये होगा हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और देखो यदि हम बात करें N डबल बॉन्ड O और N सिंगल बॉन्ड O, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बार तो क्या दिख रहा है, वो सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी, जो सिंगल बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ लॉन्ग होगी, ठीक है, लार्ज होगी। तो ये था रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है और इन दोनों का मतलब क्या है। एक बार फिर से देख लो, रेजोनेंस का मतलब होगा कि यहाँ पे देखो, रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। दूसरा मेन पॉइंट है पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगा मॉलिक्यूल्स के अंदर। मेसोमेरिज्म में जो सिस्टम होगा हमारा, उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा होगा और उस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का जो इफेक्ट होगा रेजोनेंस के थ्रू, वो क्या होगा, उस पे डिपेंड करता है मेसोमेरिक इफेक्ट, कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। क्लियर यहाँ तक है? तो इफेक्ट हम मेसोमेरिज्म का पढ़ेंगे, यानी कि मेसोमेरिज्म इफेक्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, स्ट्रक्चर के बारे में कि कोई मॉलिक्यूल है उसको हम एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, उसकी एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी। तो ये हमने रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे रूल्स, कि रेजोनेंस के रूल्स क्या है, रेजोनेंस के रूल्स क्या है उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट रूल होगा, ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स या फिर स्ट्रक्चर must be bona fide Lewis structure। फर्स्ट रूल होगा हमारा, all canonical structure must be bona fide Lewis structure। ये bona fide Lewis structure क्या है, सबसे पहले ये देखो, इसका मतलब है कि सबसे पहले तो जो हम मॉलिक्यूल लेंगे उसमें जो एलिमेंट्स या फिर कहीं एटम लगे होंगे, उन एटम का ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो। ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो। जो कोवेलेंसी होगी, जैसे हमें पता है सेकंड पीरियड का जो भी एलिमेंट होगा उसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 होगी, यानी कि यहाँ पे करेक्ट कोवेलेंसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, करेक्ट कोवेलेंसी होनी चाहिए हर मॉलिक्यूल की। देखो मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट हर मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, ये तो नहीं है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी किसी किसी मॉलिक्यूल की होगी। तो उसके रूल है ये कि जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगी, सबसे पहले उनकी कंडीशन की बोना फाइड लेवल स्ट्रक्चर हो, यानी कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। जो कोवेलेंसी होगी, कोवेलेंसी वो कैसी होनी चाहिए, करेक्ट कोवेलेंसी होनी चाहिए, कि सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट होगा तो यानी कि वहां पे मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी हो सकती है, 4 से ज्यादा वहां पे कोवेलेंसी नहीं होगी। मिनिमम फॉर्मल चार्ज, मिनिमम फॉर्मल चार्ज, कि वहां जो मॉलिक्यूल होगा उसमें जो चार्ज होगा फॉर्मल चार्ज वो कम से कम प्रेजेंट होना चाहिए। और लास्ट क्या होगा कि वहां पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे वो इक्वल होने चाहिए, जो हमारा मॉलिक्यूल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके, कि टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे जो मॉलिक्यूल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनके इक्वल होने चाहिए। क्लियर यहाँ तक? ये है बोना फाइड लेवल स्ट्रक्चर। एग्जांपल से देखो, ये हमारे पास है बेंजीन, यहाँ पे लगा है NH3 पॉजिटिव, ठीक है।
है, बेंजीन के ऊपर लगाया है NH3 पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये जो सिस्टम है बेंजीन रेजोनेंस शो करता है। ये हमने अभी देखा कि जो बेंजीन है एक स्ट्रक्चर से एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनका डीलोकलाइजेशन होगा। अब यहाँ पे देखो इनका डीलोकलाइजेशन है ये हुआ, तो ये मिलेगा स्ट्रक्चर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड क्योंकि कहाँ गया पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नाइट्रोजन, इसके साथ लगे हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हुआ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये जो नाइट्रोजन है सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और सेकंड पीरियड का एलिमेंट है इसका मतलब इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है 4, और यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 हो गई और होनी कितनी चाहिए 4, 5 नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे कोवेलेंसी करेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है इसकी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी, यानी कि स्ट्रक्चर जो फर्स्ट एंड सेकंड है ये एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी, एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब की बार हमने यहां लगा दिया PH3, ठीक है, अब की बार लगा दिया हमने PH3, नाइट्रोजन किस है फॉस्फोरस है, बाकी एडिटिव हमारा मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे देखो वही बेंजीन है, रेजोनेंस होगा, पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये यहाँ पे गया, हमें मिलेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड एडिटिव, यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड होगा, फॉस्फोरस इसके साथ है हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस हमारा होगा थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा, किसका होगा थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा, और हमें पता है जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन गए हैं वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में चले जाएंगे, और जो p ऑर्बिटल थर्ड पीरियड का एलिमेंट है यानी कि इसकी कोवेलेंसी 6 हो सकती है, तो ये क्या है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये स्ट्रक्चर सेकंड है, तो स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी। क्लियर यहां तक सबको? तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड की बात करें कि सेकंड रूल, द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई must be same in the all structure। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जो न्यूक्लियाई की पोजीशन होगी वो सेम रहेगी, जितने भी हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे 2 3 4 जितने भी हमारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे उन सब में न्यूक्लियाई की पोजीशन सेम होगी, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियाई मूव नहीं करेंगे, न्यूक्लियाई फिक्स रहेंगे, उनकी पोजीशन फिक्स रहेगी, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। एग्जांपल से देखो जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास ये क्या है कीटो फॉर्म है। अब हम बात करें यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देंगे और यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहाँ से क्या लेके जाएगा अपना हाइड्रोजन, हमें स्ट्रक्चर मिलेगी CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, ये कैसी है ये है इनोल फॉर्म, और ये क्या है कीटो फॉर्म है, ठीक है, ये क्या है कीटो फॉर्म है और ये क्या है इनोल फॉर्म है। अब यहाँ ध्यान से देखो ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है और ये स्ट्रक्चर सेकंड है, तो क्या स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर सेकंड एक दूसरे की रेजोनेटिंग होंगी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ये एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं होंगी, एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगी, क्यों नहीं होंगी वो देखो, यहाँ पे ये है C1 C2
C3 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पे जो 1 है C1 है, यहाँ पे कितने हैं 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हैं 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे है 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन चेंज हो गई, वो कार्बन के साथ हटके कहाँ पे लग गया, ऑक्सीजन के साथ लग गया, यानी कि उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो हमने कहा था कि जो न्यूक्लियाई होगा उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे हमारे। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, न्यूक्लियाई मूव नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियाई का मूवमेंट हुआ है। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर सेकंड एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगी। और वैसे भी ये हम आइसोमेरिज्म में डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में देखा था कि ये है कीटो इनोफॉर्म यानी कि टोटोमेरिज्म शो करेगा, ये रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगी। सेकंड रूल समझ आया? एक एग्जांपल और लेते हैं। बेंजीन बेंजीन के साथ हमने लगा दिया क्लोरीन। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। क्लोरीन के पास है लोन पेयर प्रेजेंट है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये हमें स्ट्रक्चर मिलेगी। यहाँ पे क्या आएगा डबल बॉन्ड, क्लोरीन पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये होगी इसकी फर्दर नोट हो सकती है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज, सॉरी बाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लोरीन पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ आएगा नेगेटिव। फर्दर फिर से जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन, ये होगा ये यहाँ पे गया, यानी कि यहाँ पे आएगा नेगेटिव, फिर से हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे आपको कितने स्ट्रक्चर दिख रही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, कितने स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, 4 स्ट्रक्चर दिख रही है। तो अभी क्या ये एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्या ये एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? तो यहाँ पे देखो क्या किसी न्यूक्लियाई की पोजीशन चेंज हुई है, क्लोरीन जहां था वही है, कार्बन जहां है वही है और हाइड्रोजन जहां थे वही है, सारे के सारे स्ट्रक्चर में सेम पोजीशन है न्यूक्लियाई की। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है पूरे मॉलिक्यूल में। देखो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो हमने कहा था रेजोनेंस में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन होगा मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, न्यूक्लियाई की पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर क्या होंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, ये होंगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर यहां तक सबको? नेक्स्ट हमारा रूल है all atoms taking part in resonance, all atoms taking part in resonance that is covered by delocalized electrode, delocalized electrode must lie in same plane, must lie in same plane or nearly so। ठीक है, सबको पता है, ये हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि यदि कॉन्जुगेशन में हमने बताया था कि क्या होगा, कॉन्जुगेशन में जितने भी हमारे एटम्स प्रेजेंट होंगे यानी कि वे सारे के सारे सेम प्लेन में प्रेजेंट होंगे, तभी वहां पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, अदरवाइज वहां पे कॉन्जुगेशन नहीं होगा। सिमिलर हमारा रेजोनेंस में है, यहाँ पर भी जितने भी एटम यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे वो सारे, यानी कि उनमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यानी कि वो एटम जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में वो सारे के सारे सेम प्लेन में होंगे, तभी वहां पे हमारा
डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का। क्लियर ये वाला पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है all resonating structure must have same number of unpaired electron। मतलब क्या है इसका? देखो, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, जितनी भी हमारी मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, उन सारी की सारी स्ट्रक्चर में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट नहीं होने चाहिए। एग्जांपल देखो, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ठीक है। अब इसी से हम दो स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर सेकंड एंड स्ट्रक्चर थर्ड। देखो, एक बार तो हम कंप्लीट ट्रांसफर करवाएंगे इलेक्ट्रॉन का, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करवाएंगे ऐसे, ठीक है। तो हमें मिला CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। देखो, आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर भी करवा सकते हैं, इधर भी करवा सकते हो, इधर भी, ठीक है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम है दोनों की दोनों, यहाँ पे दोनों साइड सेम एलिमेंट लगे हैं। तो ये हमारी स्ट्रक्चर सेकंड आई। स्ट्रक्चर थर्ड कैसे आएगी? यदि हम हमारे पास क्या है, कोई भी बॉन्ड है, किससे बना है? दो इलेक्ट्रॉन से बना होगा एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सारे ऐसे बने हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? देखो, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला प्रोसेस होगा कि अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इसके पास, ये और ये, ठीक है। इससे जो हमारी थर्ड स्ट्रक्चर होगी वो मिलेगी, जैसे कि CH2 के पास अपना एक फ्री रेडिकल होगा और एक सिंगल बॉन्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। अब CH के पास एक फ्री रेडिकल तो इधर से है खुद का, और एक इस बॉन्ड की वजह से आएगा, एक इधर, तो ठीक है। यहाँ पे होगा CH, यहाँ पे बना लेंगे, इसके पास भी एक एक्स्ट्रा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएंगे डबल बॉन्ड CH और इधर आएगा CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है, CH2 फ्री रेडिकल यही होगा CH2। देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर, तो CH2 के पास फ्री रेडिकल, इधर भी एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इधर और एक इधर, ठीक है। इधर ये वाला बॉन्ड ही नहीं टूटेगा, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो इसका आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेंगे? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। CH2 के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और इस CH2 के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर थर्ड को पहले देखो। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फर्स्ट है, क्या यहाँ पे आपको किसी भी एलिमेंट पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखा रखी है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फर्स्ट में प्रेजेंट नहीं है। बट स्ट्रक्चर थर्ड में देखो, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो भी कितने? 2। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर थर्ड में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर थर्ड एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है। फर्स्ट में 0 है, थर्ड में 2 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, इसकी वजह से फर्स्ट एंड थर्ड स्ट्रक्चर एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी। अब हम बात करें फर्स्ट एंड सेकंड की, तो फर्स्ट में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। बात करें थर्ड की, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे नहीं है इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे पेयर में इलेक्ट्रॉन है, पेयर में है, यानी कि अनपेयर्ड में तो यहाँ भी नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 0 है स्ट्रक्चर फर्स्ट में, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर सेकंड में भी 0 है। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें कि वो डिफरेंट नहीं होने चाहिए, हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बातें नहीं करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो होगा ही, वो तभी तो वहां पे क्या होगी? रेजोनेंस शो करेगा।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा रखा है, तो हम पेयर वाले इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। बस स्ट्रक्चर थर्ड में 2 अनपेयर्ड है, फर्स्ट में एक भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी, फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। क्लियर है तक सबको? तो ये थे हमारे रूल रेजोनेंस के। अब हम बात करेंगे इसकी स्टेबिलिटी की। अब हम बात करेंगे रेजोनेंस की स्टेबिलिटी। अभी तक हमने रेजोनेंस क्या बताया? हमने रेजोनेंस बताया कि हम किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। रेजोनेंस सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। फिर हमने कुछ रूल बताए कि जो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी वो में क्या क्या रूल है, कि हमने 4 रूल के बारे में बात की कि वहां पे जितने भी स्ट्रक्चर होंगे वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए? बोनाफाइड लेवल स्ट्रक्चर होने चाहिए। सेकंड हमने बताया कि न्यूक्लियाई की पोजीशन सेम होनी चाहिए सभी के सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। थर्ड हमने बताया कि जितने भी एटम जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक ही प्लेन में होने चाहिए। फोर्थ हमारा था कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम होने चाहिए सभी स्ट्रक्चर में, तभी वहां पे जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेंगे, अदरवाइज वो एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी, वहां पे रेजोनेंस नहीं होगा। ले यहाँ तक सबको? अब हम बात करेंगे, ये तो हमने देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, और रेजोनेंस कब होगा वो भी हमने देख लिया, उसके रूल। अब हम बात करेंगे जितने भी हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे तो उनमें से स्टेबल कौन सा होगा, अब हमें वो बताना है। तो हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की। तो फर्स्ट रूल होगा स्टेबिलिटी में, स्ट्रक्चर विद मोर कोवेलेंट बॉन्ड। स्ट्रक्चर विद मोर कोवेलेंट bonds are ordinarily more stable than those of air। मतलब देखो इसका क्या है, एग्जांपल से देखो, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये एक मॉलिक्यूल है, हमें रेजोनेंस दिख रहा है, ये हमने कहा यहाँ पे रेजोनेंस, यहाँ पे हुआ CH2, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, यही होगा। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है और ये स्ट्रक्चर सेकंड है। तो ये तो हमने जो लास्ट पॉइंट थे वहां पे देखे थे, रेजोनेंस यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इस मॉलिक्यूल को, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाई, तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे दोनों में से स्टेबल कौन सा है, तो इन दोनों में से स्टेबल होगा जहां पे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। क्या बताया? जिस मॉलिक्यूल में ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो म्यूचुअल शेयरिंग से बने होंगे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बने होंगे वो क्या होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 2 यहाँ पे होंगे, 7 8 9 और 2 कितने हुए? मैं काउंटिंग भूल गई, रुको, 2 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे? 11, ठीक है। और नीचे वाले में कितने सेकंड स्ट्रक्चर में? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे है 10 कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड किसमें ज्यादा है? स्ट्रक्चर फर्स्ट में है, ज्यादा है, तो इसलिए स्ट्रक्चर फर्स्ट हमारी ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर हुआ? फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया कि हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बना ली, हमें पता है कि मॉलिक्यूल है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिली, बट उनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सी स्ट्रक्चर है? तो वो हमारा फर्स्ट रूल कह रहा है कि जहां पे आपको कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा देखने को मिलेंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है वाला पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी डिक्रीज बाय इंक्रीज इन चार्ज सेपरेशन। क्या होगा? स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी जब चार्ज सेपरेशन इंक्रीज होगा। एग्जांपल देखो,
CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे क्या हुआ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगी CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। तो ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है और ये है स्ट्रक्चर सेकंड। अभी हमने क्या बताया था, लास्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रक्चर फर्स्ट स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है। और यदि हम बात करें चार्ज सेपरेशन की तो भी हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो ही स्टेबल होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे, यदि चार्ज सेपरेशन इंक्रीज हुआ तो वहां पे स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हुआ पॉजिटिव नेगेटिव, क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई चार्ज सेपरेशन की वजह से। और एग्जांपल देख लीजिए इसका, RC डबल बॉन्ड OOH, ये हमारे पास है मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है और ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो होगी RCO नेगेटिव, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और H। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर फर्स्ट और ये है स्ट्रक्चर सेकंड, दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, यानी कि स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और हमें बात करनी है यहाँ पे कि कौन सी ज्यादा स्टेबल है, तो स्ट्रक्चर फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगी क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। सेकंड जो स्ट्रक्चर है वहां पे चार्ज सेपरेशन हो रहा है, चार्ज सेपरेशन की वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो जो हमारी स्ट्रक्चर फर्स्ट होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो आई होप सेकंड रूल भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब एक पॉइंट आएगा यहाँ पे एरोमेटिसिटी का। एरोमेटिसिटी देखो, ये हमारे पास है कि मॉलिक्यूल, ये हमारे पास है मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एक ये है, यदि हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, हमारे पास है रेजोनेटिंग है स्ट्रक्चर पॉजिटिव नेगेटिव, ये होगा, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है और ये स्ट्रक्चर सेकंड है। तो अभी तक हमने जो दो रूल डिस्कस किए हैं, जो फर्स्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो स्ट्रक्चर है उसमें यदि जिस स्ट्रक्चर में कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। और सेकंड रूल हमारा है कि चार्ज सेपरेशन जहां पे होगा वहां पे स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब आप इन दोनों बताइए कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट या सेकंड। देखो, फर्स्ट में हमारे कोवलेंट बॉन्ड देखेंगे तो वो भी ज्यादा होंगे, चार्ज सेपरेशन भी यहाँ नहीं है, इसका मतलब स्ट्रक्चर फर्स्ट को स्टेबल होना चाहिए, बट एक्चुअल में स्ट्रक्चर सेकंड होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी फर्स्ट से। क्यों होगी वो देखो, यहाँ पे एरोमेटिसिटी देखेंगे, यहाँ पे कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या शो करेगा एरोमेटिसिटी को। यहाँ पे क्या है 2 4 6, यह 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिसिटी दिखाएगा। यानी कि हमें पता है, ये हम एरोमेटिसिटी में डिस्कस कर चुके हैं कि जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन और कोवलेंट बॉन्ड नहीं देखे जाएंगे, यहाँ पे एरोमेटिसिटी देखी जाएगी। यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड हमें मिल रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब है स्ट्रक्चर सेकंड ज्यादा स्टेबल होगी स्ट्रक्चर फर्स्ट से। क्लियर हुआ? और ये हम देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास दो रिंग लगी है इस टाइप से, रिंग ए एंड रिंग बी, और ये दोनों ही चार्ज सेपरेशन करवाएंगे, दोनों ही कैसी हो, एरोमेटिक हो, तो ही क्या होंगी, ये स्टेबल होंगी। चार्ज सेपरेशन के बाद मान लीजिए, देखो मान लीजिए हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, एक रिंग है ए, एक हमारे पास रिंग है बी, दोनों डबल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और यहाँ पे है नेगेटिव। ठीक है, चार्ज सेपरेशन करवा दिया।
अब यहाँ पे देखो, यदि यहाँ पे दोनों ही एरोमेटिक है, रिंग ए बी और बी बी, और यहाँ पे एक तो एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक शुगर है, तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेबल होगा। यदि दोनों ही एरोमेटिक है, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम, तो ये हमारा क्या दोनों एरोमेटिक है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल। अब हम बात करेंगे इन दोनों में, यहाँ पे एक एरो है, एक एरोमेटिक है, एक एंटी एरोमेटिक है, और ये क्या है न्यूट्रल है, तो इनमें से कौन सा स्टेबल होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे तो एंटी एरोमेटिक और हमें पता है एंटी एरोमेटिक जो स्ट्रक्चर होगी वो सबसे कम स्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट? एक हमारे पास कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक हमारे पास है कार्बोक्सिलेट आयन, ये दो मॉलिक्यूल हमारे पास है। इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें हम, तो सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड की देखें। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगी, RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन में पॉजिटिव और हाइड्रोजन, ये बनेगी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलेट आयन की, ऑक्सीजन में नेगेटिव, यही है R, ऑक्सीजन में नेगेटिव इधर डबल बॉन्ड, तो ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये है स्ट्रक्चर सेकंड। तो हमें ये तो पता चल गया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है, बट अब ये बताना है कि ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है या फिर नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है या फिर नॉन इक्विवेलेंट है, और इनमें बताना है क्या ये इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होगा कि यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करवाया हमने, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही देखने में कैसी हो, सिमिलर हो, और यह दोनों डिफरेंट है तो वो होगी नॉन इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलेट आयन में स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड, क्या कोई डिफरेंस दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव है, इधर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो ये होंगी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, दोनों क्या है एक दूसरे की इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होगी। अब हमसे पूछे कि स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड में से स्टेबल कौन सा है, तो यहाँ पे दोनों इक्वल होगी, दोनों ही इक्वल होगी, कोई एक ज्यादा स्टेबल या फिर कम स्टेबल नहीं होगी। अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, ऊपर वाले की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन हुआ। जो स्ट्रक्चर है दोनों ये कैसे हैं, नॉन इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होगी। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर सेकंड में से स्टेबल कौन सा होगा, स्ट्रक्चर फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। क्लियर है तक सबको? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल हमारा है, यदि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर पे नेगेटिव चार्ज यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है तो वो ज्यादा स्टेबल है, यदि नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है तो वो लेस स्टेबल होगा। क्या कहा, कोई स्ट्रक्चर हमारे पास है, यदि उस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर प्रेजेंट है वो मोर स्टेबल होगा, यदि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज है तो वो लेस स्टेबल होगा, ठीक है। CH2 ऑक्सीजन और यहाँ पे है R, CH2 पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन पे लोन पे है जो इधर डोनेट करेगा, हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे R, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है और ये स्ट्रक्चर सेकंड है। स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा ना कि न्यूक्लियस का होगा, बाकी सारे रूल यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अब हम बात करेंगे, हमने क्या बताया कि जो स्ट्रक्चर यानी कि पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे और नेगेटिव चार्ज आना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। अब यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन पे चार्ज है, कार्बन
ये यहाँ पे क्या होगा, कम स्टेबल होगा। क्या होगा, कम स्टेबल होगा। ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे बॉन्डिंग कर रखे हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 5 6 7 और 8, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की बात करें, कार्बन के 2 हाइड्रोजन के साथ है, तो 2 4 कितने 6 और 8, कार्बन के भी कितने हुए, 8 इलेक्ट्रॉन हुए। तो क्या दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों का ऑक्टेट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे हम बात करें तो ऑक्सीजन का तो कंप्लीट है, 2 4 6 7 8, ऑक्सीजन में तो है 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है। बट कार्बन का देखो, कार्बन पे क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन लगे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन के पास होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का ऑक्टेट यहाँ पे इनकम्प्लीट है, ऑक्सीजन का कंप्लीट है। बट स्ट्रक्चर सेकंड में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर सेकंड होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। बट इस केस में क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, और फर्स्ट स्ट्रक्चर में कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे जो ऑक्टेट वाला रूल होगा वो डोमिनेट करेगा चार्ज होने के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा स्ट्रक्चर सेकंड वाला। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टेबिलिटी, हमने बताई रेजोनेंस की। रेजोनेंस के रूल भी हमने बता दिया, रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म में डिफरेंस क्या है ये भी हमने देख लिया। तो ये थी हमारी आज की क्लास है। जो मेसोमेरिज्म इफेक्ट होगा ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, साथ में रेजोनेंस एनर्जी के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।